श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, देश भर में इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसके तहत अनेक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य जी। विवेक आचार्य जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। जी सर, हम सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि इन दिनों पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में संस्कृति विभाग द्वारा इस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किस किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है? नमस्कार शुक्ला जी। इसमें छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग है जी, वो पूरे प्रदेश के हर जिले में जी कार्यक्रम कर रहा है जी। इसमें हम पुरखा के सुरता जो पुराने लोग हैं, 75 साल से ऊपर उनकी एज हो चुकी है जी, उन लोगों से उनके हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो उनके पास क्या मेमोरीज हैं, उस समय उनको क्या याददाश्त है कि जब स्वतंत्रता हुई थी तो उनके पेरेंट्स ने कैसा फील किया था, उनके परिवारजनों ने क्या बोला था, वो कितने बड़े थे और उनको क्या यादें हैं जी। उस चीज को हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं जी। दूसरा, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जी, जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सब लोग तो हम सभी को जानते हैं, लेकिन हर ब्लॉक में भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जी, जिन्होंने आजादी में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। जी, तो हम उनके घरों में जी, जाकर उनके परिजनों का सम्मान, जी, वो एक कड़ी हमने जोड़ी है। जी, वैसे ही जो कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे कंडेल सत्याग्रह है जो 1921 में हुआ था, जी, जिसमें महात्मा गांधी जी भी रायपुर आए थे, जी, तो हमने मशाल साइकिल रैली कंडेल गांव से निकाली थी, जी, धमतरी जिले में। जी, ऐसे हमने अलग प्रतियोगिताएं जो है वो बच्चों के लिए की हैं जी, आजादी के उपलक्ष्य में। जी, तो इस प्रकार से अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें हमने बहुत किए हैं, जैसे हमारे भगत सिंह जी का या जो छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी है उनकी पुण्यतिथि जिसमें भी आती है, तो उनको याद करते हुए हमने प्रदर्शनियां लगवाई जी, और संगोष्ठियां भी की हैं, जी, जो उन लोगों के संकल्प थे, उनकी जो बातें थी उनको दोहराया जा सके और उनके कंट्रीब्यूशन को, योगदान को याद किया जा सके। जी। बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छे प्रयास हैं संस्कृति विभाग की ओर से। सर, हम ये जानना चाहेंगे, आपने एक बहुत अच्छे कार्यक्रम का हमें नाम बताया, पुरखा के सुरता। तो जो भी हमारे बुजुर्ग सज्जन हैं उनसे आप बात कर रहे हैं और उस काल के, उस समय के अनुभवों को आप दर्ज कर रहे हैं, तो क्या ये बाद में जो है वो किसी पुस्तक के रूप में भी इन्हें पब्लिश किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज हम तैयार कर रहे हैं, ये भविष्य में हमारे जनरेशन जान सके, क्योंकि अभी जो जनरेशन पैदा हुई है वो सब एक फ्री इंडिया में पैदा हुई है जी। तो ये बहुत जरूरी है इस जनरेशन को जानना कि किन हालात में पिछली जनरेशन ने अपना जीवन काल व्यतीत किया है जी। और कैसे फ्यूचर में हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि हम फिर कहीं अधीन हो जी। और उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन था उन्हें भुलाया ना जा सके जी। तो इसलिए इसको डॉक्यूमेंट करेंगे, डिजिटली भी, फोटोग्राफी के थ्रू भी जी। और किताब के माध्यम से भी। जी सर, आपने बहुत अच्छे समय बताया कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो जो हमारे प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो कि बहुत जाने माने हैं, और ऐसे भी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनसे लोग उतने ज्यादा परिचित नहीं हैं, उनके बारे में जो आम जनों के बीच में जो जागरूकता पैदा करने में इस तरह के कार्यक्रम कितने सहायक साबित हो रहे हैं? आपका अभी तक का अनुभव क्या रहा है? ये बहुत ही ज्यादा सहायक साबित हो रहा है जी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम स्वतंत्रता सेनानियों की जब बात करते हैं तो पहले जो नाम आते हैं वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों के नाम आते हैं जी। और बचपन से हम किताबों में भी इन लोगों के नाम जानते हैं। बट जैसा हम सब जानते हैं कि स्वाधीनता जो है वो छोटे छोटे कस्बों में भी एक जन आंदोलन के रूप में तैयार हुई थी जी। बिल्कुल। और छोटे छोटे कस्बों में भी जन नेता जो है उस समय थे जी।
जिन्होंने अपना पूरा योगदान और अपना जीवन जो है स्वतंत्रता के लिए दिया। जी। ऐसे अनसंग हीरोज जिनको हम बात करते हैं, जिनके उतनी ख्याति उनको नहीं मिल पाई जितनी उनकी कंट्रीब्यूशन थी जी। तो ऐसे लोगों को हमने जब डॉक्यूमेंट किया है और प्रदर्शनी जब 22 मार्च को ये अमृत महोत्सव का लॉन्च हुआ था तो सबसे पहले हमने अपने देश के और छत्तीसगढ़ के जी स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो प्रदर्शनी की थी जी, जिसमें हमने सभी को आमंत्रित किया था। स्कूल के बच्चे भी आए थे, कॉलेज के भी लोग आए थे जी। घासीदास परिसर में ये पता चला कि कौन छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी है जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है। जी। ऐसे हमने अभी 26 स्वतंत्रता सेनानियों को हमने डॉक्यूमेंट किया है। उनके जन्म तिथि पे और उनके इम्पोर्टेंट डेट्स पे हम उनको याद करते हुए कोई न कोई कार्यक्रम हमने अमृत महोत्सव में प्रस्तावित किए हैं। जी, ये तो आपने उन कार्यक्रमों की बात बताई कि जिसमें आपने जैसे पुरखा के सुरता है या फिर हमारे आजादी के पुरोधा हैं, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित आपने कार्यक्रम किए। इसके अलावा लोगों में ये जागरूकता पैदा करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, हमारे आजादी के संघर्ष के बारे में और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में संस्कृति विभाग अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर रहा है। इसके बारे में भी हमारे थोड़े श्रोताओं को बताइएगा। हमने स्कूल और कॉलेज लेवल पे अलग अलग प्रतियोगिताएं की हैं जी, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता है जी, दूसरा हमारा भाषण प्रतियोगिता है जी, वाद संवाद प्रतियोगिता जिसको हम बोलते हैं जी, तीसरा हमने डिजिटल तिरंगा, ये क्योंकि आज की जो जनरेशन है थोड़ी सी डिजिटल ओरिएंटेड है जी, वर्चुअल ओरिएंटेड है जी, तो हमने डिजिटल तिरंगा के भी एक प्रतियोगिता इसमें ऑर्गेनाइज की है हर जिले में जी। मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमने लगभग 4.25 करोड़ रुपया जो है अमृत महोत्सव के लिए बजट ईयर मार्क किया है जी, और इस बजट को हम पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं अमृत महोत्सव के लिए, जिसमें हमने जिलों को भी आवंटन दिया है जी, और हम स्टेट लेवल पे भी कार्रवाई उसमें हम कर रहे हैं। तो जो डिजिटल तिरंगा है उसमें हम हर चीज में अपने तिरंगे को बेस्ट से बेस्ट कैसे यूज किया जा सकता है डिजिटल वर्ल्ड में जी, को हमने एक प्रतियोगिता की थी हर जिले में जी। तो इस प्रकार से आज की जनरेशन के बच्चों को स्वतंत्रता से जोड़ने का एक पहल जो है वो की गई है जी, और इस प्रकार से अलग अलग प्रतियोगिताएं और जो है वो जिला और ब्लॉक स्तर पे भी आयोजित की जा रही हैं। जी, बहुत अच्छी पहल है सर। अभी हाल ही में राजधानी रायपुर में ऑक्टेव 2022 के तहत पूर्वोत्तर राज्य के कलाकारों ने भी काफी आकर्षक प्रस्तुतियां दी थी। ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो हमारे देश की जो सांस्कृतिक विविधता है इससे लोगों को परिचित कराने में कितने मददगार साबित होते हैं। अभी जो है पहली बार ऑक्टेव 2022 जो है वो रायपुर में आयोजित किया गया था जी। ऑक्टेव प्रत्येक वर्ष जो है किसी न किसी स्टेट में ऑर्गेनाइज होता है जी। अभी जो है साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल काउंसिल जो है उसमें छत्तीसगढ़ एक मेंबर स्टेट है जी। उसमें लगभग 7 स्टेट्स आते हैं जी। तो इस बार जो है साउथ सेंट्रल जोन की तरफ से छत्तीसगढ़ को रायपुर जो राजधानी है से चूज किया गया था ऑक्टेव 2022 के लिए जी। पहली बार ऑक्टेव यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है ये जी। ऑक्टेव में 8 नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं जी। उनके कलाकार यहाँ आए थे जी। और उन्होंने अपनी कल्चरल प्रस्तुतियां यहाँ पे दी जी। अपने जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं अपने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जी। उनका जो खान पान है जी। और उनका पहनावा जी। तो इस ढंग से ये एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बन जाता है जी। जब छत्तीसगढ़ के कलाकार यहाँ आते हैं और उनको देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे अपना म्यूजिक है उनका डांस है कैसे स्टेप्स हैं उनके जी। और किस टाइप के व्यंजन वो खाते हैं जी। उससे एक ये पता चलता है कि देश में एकता होते हुए भी कितनी विभिन्नता है जी। और कितना रिच है हमारा जो कल्चर है हमारी जो संस्कृति है भारतवर्ष की जी। तो ये एक आदान प्रदान का एक जरिया बनता है और एक सांस्कृतिक जुड़ाव जो है जी वो रायपुर के लोगों को नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हुआ और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को छत्तीसगढ़ के साथ हुआ है। जी बिल्कुल सर। एक बात और है जैसे ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है इसके तहत मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके बारे में भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में ये किस तरह से और कहां कहां पर चलाया जा रहा है। मेरा गांव मेरा धरोहर जो स्कीम है जो अभियान चलाया जा रहा है वो हम हर जिले में जी और हर ब्लॉक में हम इसको चला रहे हैं जी। इसमें हमने एक टाइमलाइन तैयार कर रहे हैं जी जो उस गांव के डेवलपमेंट को बताता है जी। जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और
जो वहाँ के बुजुर्ग लोग हैं जी, बड़े एज लोग हैं जी, उनको हमने एक टाइमलाइन के रूप में उनको कि ये तालाब कब बना था उनकी याद में, मंदिर जो है प्रमुख मंदिर है वो कब आपको याद है कब बना है, जी, गांव में पहली गैस चूल्हा कब आया, जी, टॉयलेट कब बना, पहली गाड़ी गांव में कब आई थी, बिजली गांव में कब आई थी, ड्रिंकिंग वाटर कब आया था। जी, और हमारे गांव में तो उससे एक टाइमलाइन तैयार हो रही है गांव की, उससे हम उस विकास को देख सकते हैं उस गांव का कि कैसे कैसे विकास हुआ है, तो वो एक डॉक्यूमेंट हमारे पास तैयार हो जाएगा। दूसरा हमें ये भी पता चलेगा कि उस गांव में जो हमारी धरोहरें हैं, जैसे कोई मंदिर है, कोई बहुत पुराना मंदिर है या कोई बड़ी इम्पोर्टेंट सरना वन है, जैसे ये जो पेड़ों की वो वहाँ पूजा करते हैं, तो उनकी संस्कृति की भी डॉक्यूमेंटेशन उसमें होगी। विद इन स्टेट भी हमारे अलग अलग परंपराएं हैं, सरगुजा की परंपरा बस्तर की परंपराओं से अलग है जी, बिल्कुल, और सरगुजा और बस्तर की जो है वो सेंट्रल मध्य छत्तीसगढ़ से अलग है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगी। तो इस प्रकार से हम जितने भी वृद्ध जन हैं उन लोगों की मदद से हम एक डॉक्यूमेंटेशन एक टाइमलाइन के माध्यम से उस गांव की तैयार कर रहे हैं और उसी को हम मेरा गांव मेरी धरोहर के नाम से आगे बढ़ा रहे हैं। सर, इसमें एक सवाल ये था कि बहुत अच्छी पहल है मेरा गांव मेरा धरोहर। अभी हमारे इस कार्यक्रम को बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के न सिर्फ शहरी क्षेत्रों बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। यदि कोई व्यक्ति हमारा कोई ग्रामीण जन इस अभियान से जुड़ना चाहे और अपने गांव के बारे में अपनी संस्कृति के बारे में वहां की धरोहर के बारे में बताना चाहे तो किस तरह से इस अभियान से जुड़ सकता है? वो अपने जिले के संबंधित कलेक्टर और संबंधित एसडीएम उनसे जाके बात कर सकते हैं और हमने कोशिश की है कि हर ब्लॉक में और हर पंचायत में ये अभियान पहुंचे और इसके लिए हमने अलग से एक बजट भी आवंटन किया है। तो जैसे भी जो भी लोग को इसमें कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो संबंधित एसडीएम और संबंधित कलेक्टर जिला कलेक्टर से ये अभियान में भाग लेने के लिए चर्चा कर सकते हैं। सर, इस कार्यक्रम के अंत में हमें चाहते हैं कि एक अपील आप हमारे श्रोताओं के नाम पे करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन्होंने देश को आजादी दिलाने में बहुत संघर्ष किया है और बड़े संघर्ष के बाद हमारे देश को ये आजादी प्राप्त हुई है। तो जो आज की पीढ़ी है जो इस कार्यक्रम को इस समय न सिर्फ नौजवान और हर आयु वर्ग के हर वर्ग के लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हम चाहते हैं एक अपील आपकी तरफ से हो कि हमें इतनी मुश्किल से आजादी मिली है उसको किस तरह से हमें संभाल के रखना है और न सिर्फ संभाल के रखना बल्कि वो आजादी हमें किन संघर्षों के साथ में प्राप्त हुई है उन संघर्षों को भी जानना है और हमारे उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में भी सबको जानकारी रखनी है। एक अपील आप हमारे श्रोताओं के नाम करें, ये हम चाहते हैं। मैं सभी श्रोताओं से यही निवेदन करूंगा कि बहुत संघर्ष के बाद ये आजादी हमें 1947 में मिली है और इसका मोल जो है नहीं लगाया जा सकता, ये बहुत ही अनमोल है। हर कोई बॉर्डर पे जाके देशभक्ति दिखाने के लिए बॉर्डर पे जाके गोली चलाना यही देशभक्ति नहीं है। अगर हमें जो दायित्व सौंपे गए हैं, चाहे वो आप सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है या अपना काम कर रहे हैं या आपका जो अपनी सोसाइटी में कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी आपकी है, परिवार में जिम्मेदारी है, अगर आप उसको अपने सही ढंग से उसको निभाते हैं तो भी आप देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर रहे हैं और इसी से हमारा देश जो है वो एक विकासशील देश से एक विकसित देश बन पाएगा और हमें अपने देश को जल्द से जल्द एक विकसित देश के रूप में बनाना है। तो हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने उन लोगों को याद करते हुए चलना है जिन लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए थे आज की हमें इस आजाद जिंदगी हमें दिलाने के लिए। तो मैं एक बार उन सभी लोगों का नमन भी करता हूं जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई है और आग्रह भी करता हूं सभी लोगों से कि इस अनमोल आजादी को बनाए रखने के लिए हम सब लोगों को परिश्रम करना है अपने अपने लेवल पे। बहुत अच्छा संदेश है विवेक आचार्य जी हमारे सभी श्रोताओं के लिए और एक बार पुनः हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में।
अगले हफ्ते एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।